डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय दीपक नैन। और जैसा कि आप जानते हैं, हम जो आपके लिए एमसीक्यू सीरीज लेके आए हुए हैं आज, उसमें जो चैप्टर 11 है ओल्ड सिलेबस के बेस पे और चैप्टर 9 है न्यू सिलेबस के बेस पे बाय टेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसिज, इसका आज हम पार्ट थर्ड है वो डिस्कस करेंगे, जिसमें हम 31 टू 45 क्वेश्चन है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले आप पार्ट 1 और पार्ट 2 को भी अच्छे से समझें, तभी आप आज का सेशन है वो अच्छे से समझ पाओगे, क्योंकि वहाँ पे हमने कुछ बेसिक टिप्स एंड ट्रिक्स या फिर कुछ इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं वो वहाँ पे हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आज का हमारा बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन है वो शुरू कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, इज द प्रोसीजर थ्रू विच ए पीस ऑफ डीएनए इज इंट्रोड्यूस्ड इन द होस्ट बैक्टीरियम। तो इसमें आपसे बोला हुआ है कि किस प्रोसीजर से हम किसी भी होस्ट डीएनए को या फिर होस्ट बैक्टीरियम में कोई भी फॉरेन डीएनए उसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। सिंपली आपसे एक डेफिनेशन बोला हुआ है, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की डेफिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। बेसिक क्वेश्चन है रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। और इसी टेक्नोलॉजी में हम क्या करते हैं, कुछ जो फॉरेन जीन है, किसी भी पार्टिकुलर करेक्टर का जीन है, वो एक ऑर्गेनिज्म के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाता है। ट्रांसडक्शन में हम पढ़ चुके हैं मेनली क्या होता है। ट्रांसडक्शन में वायरस वगैरह या फिर एक जो बैक्टीरिया है किसी वेक्टर का फॉर्म कर यूज करके किसी दूसरे के अंदर दूसरे बैक्टीरिया में अपना जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो भेजता है। ट्रांसफॉर्मेशन में हमने ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट में हम पढ़ते हैं ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। कंजुगेशन में एक कंजुगेशन ब्रिज बनती है, मतलब वेक्टर यूज नहीं होता, सिंपली एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बनती है जिससे कि डीएनए है वो एक या फिर कोई भी प्लाज्मिड है वो एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग द इज यूज्ड इन एज द वेक्टर फॉर क्लोनिंग जीन्स इनटू द हायर ऑर्गेनिजम्स। कौन सा हम इनमें से यूज करते हैं वेक्टर के फॉर्म में बड़े ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्लोनिंग के रूप में। एक क्लोनिंग वेक्टर आपसे पूछा हुआ है और क्लोनिंग वेक्टर के कुछ एग्जाम्पल हैं हमारी बुक के अंदर दिए हुए हैं। और इनमें से हमारा जो रेटेरोवायरस है वो एनिमल्स के केस में यूज किया जाता है, जबकि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिनिफेसियन वो प्लांट्स के अंदर हम यूज करते हैं। और बैक्यूलो वायरस ये हमने पढ़ा था, एक प्रकार का बायो कंट्रोल एजेंट होता है। बायो कंट्रोल एजेंट्स बैक्यूलो वायरस प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था। सैलोमोनेला टाइफी ये एक प्रकार का टाइफाइड डिजीज कोज करता है, हार्मफुल बैक्टीरिया होता है। राइजोप्स ब्रेड माउल्ड वगैरह है जो कि स्पोर फॉर्मेशन से रीजन एक प्रकार से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। तो हमारा रेटिरो वायरस है वो यहाँ पे आंसर रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33, इन एग्रोज जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस, जो कि क्या कहाँ पे यूज की जाती है, टू सेपरेट डीएनए फ्रेगमेंट्स अकॉर्डिंग टू दियर लेंथ या फिर साइज के बेस पे जब हम डीएनए फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करते हैं, और ये आरडीटी का एक इंपॉर्टेंट स्टेप होता है जिसमें हम मेनली हमारे जो डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट है ना उसको सेपरेट करते हैं बाकी डीएनए फ्रेगमेंट से। तो इसमें क्या किया जाता है, कुछ चीजें आपके सामने दी हुई हैं, इसमें से आपको करेक्ट स्टेटमेंट है वो निकालनी है। डीएनए माइग्रेट्स टुवर्ड्स द नेगेटिव इलेक्ट्रोड। टुवर्ड्स नेगेटिव इलेक्ट्रोड नहीं होता, ये टुवर्ड्स पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है, क्योंकि डीएनए के ऊपर खुद नेगेटिव चार्ज होता है। तो नेगेटिव चार्ज से तो ये चलना शुरू करते हैं और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ बढ़ते हैं। सुपरकोइल्ड प्लाज्मिड्स माइग्रेट स्लोअर देन दियर निक्ड काउंटर पार्ट्स। निकट का मतलब होती हैं जैसे कोई भी एक स्ट्रक्चर है उसके बाहर निकला हुआ भाग, इस तरीके से कुछ मतलब हम बोल सकते हैं मुड़ा हुआ भाग वगैरह है। और सुपर कोइल्ड का मतलब है जैसे काफी सारी कोइलिंग के बाद इस तरीके से। तो ये बोला निकट वाले पार्ट भी अटक अटक के आगे बढ़ेंगे, स्मूथ जो फ्रेगमेंट्स हैं वो स्पीड से आगे बढ़ेंगे। तो चाहे निकट हो चाहे वो सुपर कोइल्ड हो, वो दोनों ही स्लोअर बढ़ते हैं। लार्जर मॉलिक्यूल्स माइग्रेट फास्टर देन द स्मॉलर मॉलिक्यूल। लार्जर मॉलिक्यूल है ना वो आराम आराम से बढ़ते हैं, जबकि स्मॉलर मॉलिक्यूल वो फास्टली बढ़ते हैं। ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। इथिडियम ब्रोमाइड ETBR भी इसको बोलते हैं, एक प्रकार का स्टेन है जो कि यूज किया जाता है डीएनए फ्रेगमेंट्स को देखने के लिए, किसमें, यूवी लाइट के अंदर। तो हमारा ऑप्शन डी है वो यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन विद रिकम्बिनेंट डीएनए द बैक्टीरियल सेल्स मस्ट फर्स्ट बी मेड कॉम्पिटेंट, विच मीन्स। कॉम्पिटेंट का मतलब यहाँ पे आपसे पूछा हुआ है क्या होता है, बताया था ना, इंसर्शन। एक स्टेप आता है इंसर्शन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट या फिर हमारा जो प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड
या फिर वेक्टर है जो उसके अंदर हमने जो डीएनए उसको इंट्रोड्यूस किया हुआ है फॉरेन डीएनए, जिसको हम बोल सकते हैं रिकम्बिनेंट जीन है, जो उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है होस्ट के अंदर। तो एक स्टेप आता है आरडीटी के अंदर, तो वहां पे कंपिटेंट होस्ट एक वर्ड आता है। कंपिटेंट का मतलब जो तैयार हो चुका है डीएनए को या फिर जो फॉरेन जीन है उसको लेने के लिए। तो इसका मतलब आपसे पूछा हुआ है शुड इंक्रीज दियर मेटाबॉलिक एक्टिविटी, कि उनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी बढ़ जाती है, इससे तो कोई रोल है नहीं होता। शुड डिक्रीज दियर मेटाबॉलिक, इंक्रीज और डिक्रीज से कोई मतलब नहीं है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी का तो कोई रोल ही नहीं यहाँ पे। इंक्रीज एफिशिएंसी विद विच डीएनए एंटर्स द बैक्टीरियम, मतलब बैक्टीरियम के अंदर जो हमारा डीएनए है बताया था उसका इंसर्शन करवाया जाता है। तो इंसर्शन से भी आप सिंपली यहाँ पे या एंटर से भी समझ सकते हो कि डीएनए को इंसर्ट करवाया जाता है बैक्टीरियल सेल के अंदर। अलग अलग मेथड होती हैं कंपिटेंट करने के लिए, हीट सोक मेथड, माइक्रो इंजेक्शन, जीन गन मेथड। ऐसी मेथड से हम क्या करते हैं फॉरेन डीएनए को बैक्टीरियल सेल में इंट्रोड्यूस करवाते हैं। तो इसका मतलब एफिशिएंसी इंक्रीज करवा दी जाती है ताकि हमारा बैक्टीरिया है ना फॉरेन जीन्स को, यही कोलाई नाम का जो होस्ट बैक्टीरिया भी हो सकता है उसको रिसीव कर सके। डिवाइड फास्ट का भी कोई ऐसा लॉजिकल कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा जाता आरडीटी के अंदर। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स आर कैटालाइज्ड बाय टैक पॉलीमरेज, और टैक पॉलीमरेज एंजाइम क्या है, एक प्रकार का थर्मल स्टेबल एंजाइम है जो कि किससे निकाला जाता है, थर्मस एक्वाटिकस नाम के बैक्टीरिया से। थर्मस एक्वाटिकस एक बैक्टीरिया होता है जो कि हाइड्रोथर्मल वेंट्स में पाया जाता है, और ये क्या करता है एक प्रकार का डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है, डीएनए की सिंथेसिस करवाता है। और हम इसमें किस में यूज करते हैं इसको, पीसीआर के अंदर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इसके अंदर इसको काफ़ी यूज किया जाता है। और इसमें मेनली क्या करते हैं हम, कौन से स्टेप में, हालांकि इसके अलग अलग स्टेप होते हैं। सबसे पहला होता है डीनेचुरेशन स्टेप, जिसमें हम डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद आता है हमारा एनिलिंग स्टेप, एनिलिंग के अंदर जो प्राइमर्स होते हैं उनको अटैच किया जाता है सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए के साथ। और उसके बाद एक्सटेंशन प्रोसेस होता है जिसमें हमारा जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है जिसका नाम आया इसमें टैक पॉलीमरेज, वो काम करता है। तो ये बोल रहा है आपको किस स्टेप में यूज किया जाता है, हमारा एक्सटेंशन स्टेप में यूज करते हैं। और इनमें टेम्परेचर का भी आपको याद रखना है, 92 या फिर 95 डिग्री सेल्सियस डीनेचुरेशन में किया जाता है। उसके बाद एनिलिंग करते टाइम टेम्परेचर को 55 डिग्री सेल्सियस कर लेते हैं, और उसके बाद फिर 72 या 75 डिग्री सेल्सियस है वो टेम्परेचर बढ़ा दिया जाता है ताकि हमारा एक्सटेंशन प्रोसेस हो वो ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड से हो। और उस टेम्परेचर पे सर्वाइव करने वाला जो बैक्टीरिया या फिर जो भी एक एंजाइम है वो हमारी बॉडी में नहीं है। ज़्यादा टेम्परेचर, हमारी बॉडी का टेम्परेचर तो 40 या 37 डिग्री सेल्सियस तक ही काम करता है, लेकिन इस प्रोसेस को हालांकि लैब में किया जाता है तो उसके लिए हमको जो ज़्यादा टेम्परेचर पे स्टेबल रहने वाला जो एंजाइम है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम टैक पॉलीमरेज, उसकी ज़रूरत होती है। इसलिए इसको ऐसे बैक्टीरिया से निकाला जाता है जो खुद ज़्यादा टेम्परेचर पे रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी चूजन फॉर द बेस्ट यील्ड इफ वन वर टू प्रोड्यूस द रिकम्बिनेंट प्रोटीन्स इन लार्ज अमाउंट। तो उसको क्या करना पड़ेगा यदि हम फॉरेन जीन प्रोडक्ट, आगे एक हमारे टॉपिक या फिर हेडिंग डली हुई है बुक में, ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट। फॉरेन जीन प्रोडक्ट को जब हम ऑब्टेन करते हैं उसके अंदर स्टेप्स होते हैं, और स्टेप्स में क्या करते हैं हम बायोरिएक्टर्स यूज करते हैं, बायोरिएक्टर्स। तो बायोरिएक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में प्रोटीन को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। इसमें है ए कंटिन्यूस कल्चर सिस्टम। ए कंटिन्यूस का मतलब है आपका एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए, बायोरिएक्टर एक जगह से तो रॉ मटेरियल है वो इसके अंदर इंट्रोड्यूस करते रहो कंटिन्यूसली, और दूसरी साइड से जो भी प्रोडक्ट है उसको रिमूव करो। क्योंकि लीच एटलियर प्रिंसिपल हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं जिसके अंदर रेट ऑफ रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में रखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रोडक्ट सिंथेसिस करवाने के लिए या तो हम क्या कर सकते हैं, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, रॉ मटेरियल को बढ़ा के रखना पड़ता है या फिर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को कम करके रखना पड़ता है। इसलिए जो प्रोडक्ट जैसे जैसे बनता रहे उसको रिमूव करते रहें, और जो रॉ मटेरियल है वो ज़्यादा से ज़्यादा इसको फीड करवाते रहें, उसी से हमारा जो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट है वो सिंथेसिस होती है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन ही हमारा हालांकि ठीक है। इसके अलावा स्टीयर्ड टैंक बायोरिएक्टर विदाउट इनलेट्स एंड आउटलेट्स। जब तक इनलेट्स का मतलब रॉ मटेरियल को अंदर डालने वाले पोर्ट्स, खाली जगह, और आउटलेट्स मतलब प्रोडक्ट डालने की जगह ना, तब हम क्या करेंगे, ज़्यादा प्रोडक्ट तैयार नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे प्रोडक्ट जैसे ही बनना शुरू होएगा हमारा
तो सिंपली क्या होगा, हमारे जो रिएक्टेंट्स हैं, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तब तक बनता है जब तक कि कंडीशन इक्विलिब्रियम पे नहीं आ जाती। केमिस्ट्री में आप इस कॉन्सेप्ट को ज़्यादा डिटेल से समझते हो, और इक्विलिब्रियम ना आए इसे निकालते रहते हैं। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम है तो रेट ऑफ रिएक्शन है जो फॉरवर्ड रिएक्शन डायरेक्शन में ज़्यादा रहेगा। इसके अलावा लेबोरेटरी फ्लास्क, अब लैब वाले फ्लास्क में तो हम ज़्यादा प्रोटीन थोड़े बना सकते हैं, कुछ ही मिलीग्राम्स या ग्राम्स के अंदर ही प्रोटीन तैयार कर सकते हैं। ज़्यादा कैपेसिटी में तो हम बायोरिएक्टर यूज करते हैं, और बायोरिएक्टर में कुछ ऐसी कंडीशन वो होनी चाहिए कि कंटिन्यूस सप्लाई हो सके उसमें रॉ मटेरियल्स की, और प्रोडक्ट को हम बाहर निकालते रहें। क्वेश्चन नंबर 37 कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट होल्ड ट्रू फॉर द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या था, एक प्रकार का हमारे न्यूक्लिक एसिड को कट करने वाला एंजाइम होता है, और इसकी आपसे करैक्टरिस्टिक्स पूछी हुई है, सही कौन सी नहीं है, मतलब रॉन्ग स्टेटमेंट आपसे पूछा हुआ है, और ये आपको जरूर पढ़ना होता है एमसीक्यू क्वेश्चंस में कि ट्रू पूछा है या रॉन्ग। तो यहाँ पे आपसे इट इज़ आइसोलेटेड फ्रॉम द वायरस, वायरस से थोड़े निकालते हैं इसको, बैक्टीरिया से निकाला जाता है ज़्यादातर, इकोलाई नाम के बैक्टीरिया से, और खासकर वायरस से तो बचने के लिए यूज करते हैं ये हमने 2-3 बार कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिया कि जो बैक्टीरिया ना वायरस से बचने के लिए तो एंजाइम बनाते हैं, तो वायरस के अंदर तो एंजाइम होता ही नहीं है। तो हालांकि रॉन्ग स्टेटमेंट हमारी फर्स्ट ही है, फिर भी ये करैक्टरिस्टिक्स जरूर पढ़ें आप, क्योंकि इन करैक्टरिस्टिक्स के बेस पे आगे क्वेश्चन है वो बन सकता है, या 2 नंबर में आपसे करैक्टरिस्टिक्स पूछी जा सकती हैं। पहले करैक्टरिस्टिक्स क्या है, इट प्रोड्यूस द सेम काइंड ऑफ स्टिकी एंड्स। स्टिकी एंड क्या होते हैं, जो डीएनए फ्रेगमेंट्स को जब ये करता है ना, तो मान लो तोड़ता है, तो ये इस तरीके से कट करता है कि एक जो फ्रेगमेंट है वो हमारा छोटा कटेगा, और दूसरा फ्रेगमेंट्स है वो इस तरीके से लंबा कटेगा, और ऐसे ही ऊपर वाले फ्रेगमेंट्स और छोटे नीचे वाले फ्रेगमेंट्स, ऐसे इनको स्टिकी एंड बोलते हैं, जो एक जैसे ना हो। मान लो इस तरीके से कट करता तो ये जो जुड़ने में प्रॉब्लम आती, डीएनए लाइगेज है इजीली इनको बाइंड नहीं कर पाता, तो इस तरीके से एक जो सिरा है ना वो बाहर निकला हुआ होता है, ताकि जो लाइगेज एंजाइम है वो इजीली इसके ऊपर आके काम कर सके। तो स्टिकी एंड को प्रोड्यूस करते हैं, और वो स्टिकी एंड सेम काइंड के होंगे। मान लो हमने एक जो एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम यूज किया है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज, वो प्लाज्मिड में यूज किया है, और ऐसा ही हमने किसी फॉरेन जीन जहाँ से हमने निकाला है वहाँ पे भी सेम ही यूज किया, तो वो सेम टाइप के स्टिकी एंड प्रोड्यूस करेगा, यहाँ पे भी सेम और यहाँ पे भी सेम, ताकि वो इजिली अटैच हो सके। ये बिल्कुल अच्छी करैक्टरिस्टिक्स है। इट इज एन एंडोन्यूक्लियेज, ये तो पता ही है हमने, ये सिरों से नहीं काटता, ये बीच में से काटता है, पार्टिकुलर जगह से काटता है। रेस्ट्रिक्शन इसलिए मतलब एक पार्टिकुलर जगह से काटने की इनके पास स्पेशल खास बात होती है। इट रिकॉग्नाइज ए पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या थी, जो कि सेम पोलैरिटी से जब हम इसको पढ़ते हैं, सेम पोलैरिटी से पढ़ते हैं, प्रीवियस पार्ट में हमने डिस्कस किया था, तो वो सीक्वेंस सेम ही रहेगी। ऐसे वर्ड को पैलिंड्रोमिक वर्ड बोलते हैं, और जो नाइट्रोजीनियस बेसिस की जो सीक्वेंस होती है उसको पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस बोलते हैं, और इसी को हम रिकॉग्निशन साइट भी बोलते हैं, रिकॉग्निशन साइट। और यही वो रिकॉग्निशन साइट है जिसको पहचान के, रिकॉग्नाइज का मतलब क्या होता है, पहचानना, इसी साइट को रिकॉग्नाइज करके हमारा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम है वो कट करता है। नेक्स्ट, जीएमओ, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, और हालांकि ये किससे है, आपका एप्लीकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो फिर भी हम पढ़ लेते हैं। टेक्नोलॉजी इज यूज्ड फॉर, तो जीएमओ किसके लिए हम यूज करते हैं, मेनली एक प्रकार की एप्लीकेशन है ये क्रॉप के अंदर या फिर एग्रीकल्चर के अंदर, हम किस तरीके से बायोटेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं। तो ऐसी क्रॉप्स बनाने के लिए जो ज़्यादा से ज़्यादा टॉलरेबल हो, टॉलरेबल या टॉलरेंट का मतलब असर नहीं पड़े, वो सहन कर सके, किसको, एबायोटिक स्ट्रेस। एबायोटिक स्ट्रेस क्या होता है, एबायोटिक का मतलब होता है, मान लो टेम्परेचर, वाटर, साल्ट, इस टाइप की जो कंडीशन जब अनफेवरेबल हो जाती हैं प्लांट के लिए, तो उस केस में बचाए रखता है प्लांट को। दूसरा है, यहाँ पे आप बायोटिक यूज कर सकते हो, बायोटिक तो आएगा। बायोटिक स्ट्रेस में आ जाते हैं आपके पैथोजेंस के प्रति एक प्रकार की टॉलरेंट बनाना, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो इंसेक्ट वगैरह हैं, माइक्रोब्स हैं, उनसे नुकसान ना पहुंचना फसल को, उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा टॉलरेबल बनाता है। एनहेंसिंग द न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड, फूड की न्यूट्रिशनल वैल्यू को भी बढ़ाता है। बिल्कुल ऑल ऑफ द बिलो, मतलब जितनी भी स्टेटमेंट है हमारी वो सारी सही है, उसी के लिए हम जीएमओ यूज करते हैं। नेक्स्ट, द जेनेटिक डिफेक्ट एडिनोसिन डीएमाइनेज, ये भी हालांकि एप्लीकेशन से ही रिलेटेड है, और इसमें हम जब जीन थेरेपी के बारे में पढ़ते हैं, जीन
थेरेपी, जीन थेरेपी क्या होता है, मान लो किसी जीन के अंदर ही प्रॉब्लम है किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर, एनिमल्स में, ह्यूमंस में, तो उसको हम जीन थेरेपी से ही ठीक कर सकते हैं। जो भी जीन डैमेज है, जो डिसफंक्शनल है, ठीक ढंग से काम नहीं कर रहा है, क्योंकि जीन का एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है, और स्पेशली जैसे यहाँ पे एक आपको दिया हुआ है एडीए, एडिनोसिन डीएमाइनेज एक प्रकार का एंजाइम होता है जो कि क्या करता है, एडेनिन की सिंथेसिस है वो करता है, जिसकी वजह से एडिनोसिन है ना, उसकी बॉडी के अंदर डेफिशिएंसी हो जाती है, और उसकी वजह से काफ़ी सारे इफेक्ट हैं वो बॉडी में मिलते हैं। तो ऐसे डिसऑर्डर्स को ठीक किया जाता है केवल जीन्स थेरेपी से। तो जीन थेरेपी एक प्रकार की एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। और इसमें ये बोल रहा है कि आपका परमानेंटली क्योर कैसे कर सकते हैं, अलग अलग तरीके दिए हुए हैं उसमें, और अलग अलग तरीकों में क्या है, इंजाइम्स को रिप्लेस करके, मान लो जो इंजाइम ढंग का नहीं है उसको निकाल के और सही इंजाइम है उसको बॉडी में भेजा जाता है। और इसमें किस इंजाइम की कमी होती है ये याद रख लेना, एडीए जो इंजाइम है उसकी कमी हो जाती है, डेफिशिएंसी मींस कमी। एडमिनिस्ट्रेटिंग एडिनोसिन डीएमाइनेज एक्टिवेटर्स, तो ये बार बार हम क्या कर सकते हैं, फिर ऐसे तो पूरी जिंदगी उसको यूज पड़ेगी, तो बार बार उसको एडमिनिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, मतलब इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा जो हमारा फंक्शनल एंजाइम है उसको। इंट्रोड्यूसिंग द बोन मैरो सेल्स प्रोड्यूसिंग एडीए सेल्स इनटू द अर्ली, बस यही एक परमानेंट क्योर है कि यदि अर्ली स्टेजेस में, डिलीवरी से पहले या बर्थ से पहले डिजीज का पता लगा लिया, और उसी टाइम यदि हमने बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन से कुछ ऐसी पार्टिकुलर सेल्स हैं वो इंट्रोड्यूस कर दी फिटस के अंदर ही, और उससे क्या है कि इस डेफिशिएंसी से छुटकारा मिल सकता है। वरना बर्थ लेने के बाद तो इसका इलाज है वो, क्योंकि ये इनबोर्न डिजीजेज होती हैं, ये इनबोर्न डिजीजेज जन्म से ही मिलती हैं, और इसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, इनको अर्ली स्टेज में ठीक कर दिया तो ठीक है, वरना ये बाद में ठीक नहीं हो पाती हैं। तो आपका ऑप्शन है वो परमानेंट क्योर के लिए फर्स्ट ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट, विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग से इसमें से आपके कुछ प्रोडक्ट दिए हुए हैं, कौन सा प्राप्त कर सकते हैं। तो गोल्डन राइस का तो हम पढ़ते भी हैं, क्वेश्चन भी आता है। गोल्डन राइस एक प्रकार का विटामिन ए रिच हमारा राइस होता है, जो कि नाइट ब्लाइंडनेस डिजीज को कंट्रोल करने के लिए भी यूज किया जाता है। गोल्डन राइस, कलर इसका गोल्डन, ये मतलब येलोइश होता है, और एक प्रकार का अच्छा जेनेटिक प्रोडक्ट है, या फिर हम जेनेटिक इंजीनियरिंग से प्रोड्यूस किया हुआ प्रोडक्ट है। हीमोग्लोबिन नहीं प्रोड्यूस कर सकते, ग्लूकोज भी नहीं प्रोड्यूस कर सकते, इसके अलावा इंसुलिन जरूर प्रोड्यूस कर सकते हैं। इंसुलिन और हीमोग्लोबिन के साथ कंफ्यूज मत हो जाना, जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन जरूर होता है, उसको जरूर प्रोड्यूस किया जाता है, हीमोग्लोबिन या ग्लूकोज को हम नहीं प्रोड्यूस कर सकते। उसके बाद आपके लिए एक जस्ट इन्फॉर्मेटिव इंस्ट्रक्शन है कि आप जैसे इस चैनल के साथ कंटिन्यू हैं, ऐसे भी एक और चैनल है बायोलॉजी बाय दीपक नैन, यहाँ पे भी आप सर्च करके मटेरियल ज़्यादा से ज़्यादा है वो स्टडी कर सकते हैं। और इसमें मेनली आपको 9, 10th, 11th, 12th का जो मैटर है, बायोलॉजी बेस्ड मैटर है, वो अच्छे से बिल्कुल सिक्वेंशल सेशंस में 40+ प्लेलिस्ट के अंदर मिलेगा, और ये वीडियोज़ वगैरह है वो कंटिन्यूसली बढ़ती मिलेंगी आपको। और साथ में जो भी सेशन आप यहाँ पे स्टडी करोगे उसके अट्रैक्टिव नोट्स भी आप यहाँ से असेस कर सकते हो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और साथ में यदि आपके माइंड में कोई टॉपिक वगैरह ऐसा है जिसको आपको एक्सप्लेनेटरी फॉर्म में ज़रूरत है, तो आप अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो कि यहाँ पे दिए हुए हैं, यहाँ से भी सर्च करके आप उस टॉपिक को डालो, और उसके भी आपको सेशन है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है वो प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग बिकॉज, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को क्यों यूज करते हैं, फंक्शन पूछा हुआ आपसे। तो दे कैन डिग्रेड हार्मफुल प्रोटीन को कट करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। दे कैन जॉइंस द डिफरेंट डीएनए फ्रेगमेंट्स, अलग अलग ज्वाइन नहीं करते, ज्वाइन करने वाला तो लाइगेज होता है वो हम पढ़ चुके हैं, मॉलिक्यूलर ग्लू का काम करता है। दे कैन कट एट द स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस, वो कुछ फिक्स जगह से ही कट कर सकते हैं, रिकॉग्निशन साइट ढूंढते हैं जो कि एक पैलियंड्रोमिक सीक्वेंस होती है, ये बिल्कुल सही है। दे आर न्यूक्लियेजेस दैट कट डीएनए एट वेरिएबल साइट से तो कट करेंगे तो डीएनए लाइगेज काम नहीं कर पाएगा अच्छे से, स्टिकी एंड अच्छे से प्रोड्यूस करते हैं ये, पर्टिकुलर जगह से कट कर सकते हैं, इसलिए हम इसको जेनेटिक इंजीनियरिंग में ज़्यादा से ज़्यादा यूज करते हैं। द बेसिस ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हम पढ़ते हैं किसके अंदर, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में। वहाँ का जो मेन बेस आपसे पूछा हुआ है, क्योंकि मिलता जुलता सा यहाँ पे, क्योंकि पीसीआर वहाँ भी यूज करते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस, तो ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से रिलेटेड हाई कॉन्सेप्ट है। तो किस पे बेस होता है वो,
अकरेंस ऑफ रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, तो वहाँ पे क्या है, डिफरेंट डिफरेंट लेंथ के, हम बोल सकते हैं डिफरेंट लेंथ के जो फ्रेगमेंट्स हैं ना वो बनते हैं, और उनको सेपरेट करने के लिए जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस है वो यूज की जाती है। और उस टेक्निक के लिए एक हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोफोरोसिस है वो यूज करते हैं, और उसमें हम क्या देखते हैं कि एक बैंड या फिर एग्रोज जेल के ऊपर इस तरीके से बेंडिंग पैटर्न है वो बनते हैं, और बेंडिंग पैटर्न किस पे डिपेंड करते हैं, साइज पे। डीएनए फ्रेगमेंट्स को साइज के बेस पे सेपरेट किया जाता है, और उसके लिए मेन क्या होना चाहिए, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो यूज किए हैं ना वो क्या होने चाहिए, ऐसे डीएनए को कट करें तो ज़्यादा से ज़्यादा अलग अलग हों, पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब अलग अलग लेंथ के, RFLP शॉर्टली इसको बोला जा सकता है। तो उस पे ही हमारा जो बैंड बनते हैं ना इसी पे डिपेंड करता है, यही मेन बेसिस है। हालांकि आंसर ए ही ठीक है, फिर भी पढ़ लेते हैं। फिनोटिपिक डिफरेंस बिटवीन द इंडिविजुअल, फिनोटिपिक डिफरेंस तो हमारे बहुत ज़्यादा अलग है, एक इंडिविजुअल दूसरे से बहुत ज़्यादा अलग अलग होता है, लेकिन ये छोटे से सैंपल पे। फिंगरप्रिंटिंग का मतलब क्या है, स्मॉलेस्ट, थोड़े से थोड़े अमाउंट में भी सैंपल यदि हमारे पास है ना उससे भी हम ऑर्गेनिज्म का इजिली पता लगा सकते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ क्लोन्ड डीएनए, क्लोन डीएनए हो तो उसके लिए तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कर ही नहीं सकते हम, क्योंकि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में फ्रेगमेंट्स का साइज अलग अलग होना चाहिए। नॉलेज ऑफ ह्यूमन कैरियोटाइप, कैरियोटाइप का मतलब होता है ऑल द क्रोमोसोम पेयर्स, जो क्रोमोसोम पेयर्स है हमारी बॉडी में 23, उनकी अच्छी से स्टडी, उनकी स्ट्रक्चर्स की स्टडी उसकी ज़रूरत होती है। ऐसा कुछ नहीं है, फ्रेगमेंट्स से ही बेस्ड है सारा का सारा खेल, और फ्रेगमेंट्स की लेंथ क्या होनी चाहिए, अलग अलग, उसी को हम पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, द रिकम्बिनेंट डीएनए इज ऑब्टेन्ड बाय क्लीविंग द प्रो डीएनए, प्रो मतलब प्रीवियस डीएनए को कट करके हम रिकम्बिनेंट डीएनए है वो बनाते हैं। क्या यूज करके बनाते हैं, ये बोला है आपसे प्राइमेज, प्राइमेज क्या है, ये प्राइमर के केस में यूज करते हैं हम, एनिलिंग के स्टेप में। एक्सोन्यूक्लियस ये साइड से कट करता है, लाइगेज ज्वाइन करता है, और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ये स्पेसिफिक जगह से कट करता है। तो इसमें यही बोला है, क्लीविंग का पूछा है इसने, ज्वाइनिंग का पूछता तो लाइगेज के साथ में चलते, क्लीविंग का पूछा है तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है वो यूज किया जाता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग से क्या जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट है, म्यूटेशन। तो क्या होते हैं, कुछ सडन इनहेरिटेबल चेंजेस होते हैं डीएनए में जो जनरेशन आफ्टर जनरेशन ट्रांसफर हो सके। प्लाज्मिड हमने पढ़ा है, एक प्रकार का वेक्टर का काम करता है, ये कुछ बैक्टीरिया से हम यूज करते हैं। इसके ऊपर काफ़ी सारे सिलेक्टेबल मार्कर के रूप में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन भी प्रेजेंट होते हैं, ORI भी होता है, क्लोनिंग साइट्स भी होती हैं, काफ़ी सारे करेक्टरिस्टिक्स आते हैं वेक्टर के। क्लोनिंग वेक्टर भी बोला जाता है इसको, क्लोनिंग वेक्टर। प्लास्टिड तो क्या है, क्लोरोप्लास्ट जैसे होता है, एक प्रकार से प्लांट सेल ऑर्गेनेली है। हेट्रियोसिस ऐसा कुछ वर्ड है वो आप सर्च कर सकते हो, हालांकि एनसीईआरटी में तो इस टाइप का वर्ड आया नहीं है, तो आपका आंसर रहेगा वो प्लाज्मिड रहेगा, क्वेश्चन नंबर 44 का। लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का और चैप्टर का भी। द प्लाज्मिड्स आर सुटेबल वेक्टर्स फॉर जीन क्लोनिंग, प्लाज्मिड्स को सुटेबल माना जाता है किसके लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जीन क्लोनिंग हो उसकी। ऐसी कौन सी खास बात है इनके अंदर, वो आपसे पूछी हुई है। दीज आर स्मॉल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल, ये बात ठीक है। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए भी इनको बोला जाता है बैक्टीरिया के अंदर। विच कैन इंटीग्रेट विद होस्ट क्रोमोसोमल डीएनए, जो किसी भी होस्ट सेल में इजिली मिल सकें, इंटीग्रेट हो सकें, तो मिल जाते हैं ये होस्ट में। हमने देखा था इंसर्शन किया जाता है हीट शॉक मेथड वगैरह यूज करके। दीज आर स्मॉल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स विद देयर ओन रेप्लिकेशन ओरिजिन साइट, तो इनकी खुद की ओरिजिन ORI साइट होती है और वहाँ से रेप्लिकेशन कर सकते हैं, बात ये भी ठीक है हालांकि। लेकिन इनको वेक्टर के फॉर्म में क्यों यूज करते हैं, ये बोला है इन्होंने। वेक्टर का मतलब तो यही नहीं एक जगह से दूसरी जगह लेके जाएं, ऐसा नहीं है कि ORI ना, इनकी खास बात जरूर है, लेकिन वेक्टर के केस में हमने एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है तो उसके लिए तो इनको क्या करना पड़ेगा, जो भी होस्ट डीएनए उसके साथ इंसर्ट होने का गुण है वो इनके पास होना चाहिए। दीज कैन सटल बिटवीन, सटल का मतलब है जो आवाजाही रखे, जैसे स्पेस सटल होते हैं, मतलब स्पेस में कोई भेजना है, स्पेस से कोई लेके आना है तो उनको स्पेस शटल बोला जाता है। दोनों जगह ही आवाजाही होनी चाहिए, और ऐसा नहीं होता प्रोकैरियोटिक टू यूकैरियोटिक और यूकैरियोटिक टू प्रोकैरियोटिक, ऐसा नहीं होता। ये सिंपली होंगे तो प्रोकैरियोटिक टू प्रोकैरियोटिक ही होते हैं। वो बात अलग है कि हम यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में भी इनका जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज कर लेते हैं। तो शटल का काम तो नहीं करते हैं, कहने का मतलब ये है अपने आप नहीं करेंगे, और हम एक बार इनको बेचते ही हैं, बस वहाँ से उसका प्रोडक्ट है वो निकलवा लेते हैं।
दीज ऑफन कैरी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। बात ये भी ठीक है कि इनके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होते हैं, लेकिन वेक्टर्स की फॉर्म में, क्योंकि यदि आ जाता सिलेक्टेबल मार्कर्स की फॉर्म में क्यों यूज करते हैं, फिर ये बात आ जाती है हमारी। और इसके अलावा ये रेप्लिकेशन क्लोनिंग का काम क्यों कर पाते हैं, क्लोनिंग का काम क्यों कर पाते हैं वेक्टर्स, फिर आपका बी ऑप्शन ठीक हो जाता है। तो डिपेंड करता है कि आपसे पूछा क्या गया है। तो इस तरीके से हमने आज पार्ट 3 है वो भी डिस्कस कर लिया है। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग सेशन के लिए आप चैनल के साथ जुड़े रहें, और साथ में बायोलॉजी बाय दीपक नैन चैनल है उसको भी सब्सक्राइब जरूर करें। और इससे फर्दर हमारा जो बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन के पार्ट भी आपको ऐसे ही कंटिन्यूसली मिलेंगे। तब तक चैनल के साथ जुड़े रहें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करें। थैंक यू सो मच।